स्टार्ट। वेलकम जनित एजुकेशन। लास्ट क्लास में हमने बात की थी राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति के आर्टिकल के बारे में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, अब इसको मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया था, आर्टिकल 52 से लेकर के और 62 तक। अब इसको एक बार डिटेल से अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि देखिएगा कि आर्टिकल 52 क्या कहता है। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। भारत के लिए एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। अब देखो, भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा तो आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 में क्या है? भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। अब देखो, इसमें और अपन क्या ऐड कर सकते हैं कि राष्ट्रपति पद को ना समाप्त किया जा सकता है, ठीक है, समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश या स्वास्थ्यवश पद पर नहीं है तो पद पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा या देखेगा। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट नहीं है, कोई कारण हो गया है, फॉरेन चला गया है या स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत समस्या है, तो उस पद पर कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति। और वापस आने पर राष्ट्रपति अपना पद देखेगा। राष्ट्रपति अपना पद देखेगा। किसी भी हालात में राष्ट्रपति पद 6 माह से अधिक रिक्त नहीं रह सकता। 6 माह से अधिक क्या नहीं रह सकता है? रिक्त नहीं रह सकता। 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने ही पड़ेंगे। राष्ट्रपति की मान लो डेथ हो गई है, ठीक है, उस कंडीशन में भी उपराष्ट्रपति क्या संभालेगा? पद संभालेगा। और 6 महीने के अंदर अंदर परमानेंट राष्ट्रपति क्या होगा? चुनाव, परमानेंट राष्ट्रपति उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत के लिए एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। ठीक, अब देखो कि आर्टिकल 53 क्या कहता है। आर्टिकल 53 कहता है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी। एग्जीक्यूटिव जो पावर्स हैं वो किसके पास होंगी? राष्ट्रपति के पास होंगी। तो देखो आर्टिकल 53 क्या कहता है कि कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, या कह सकते हैं संवैधानिक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। अब देखो इसमें क्या है कि संविधान के अनुसार सभी शक्तियां
राष्ट्रपति में निहित हैं। शक्तियां किस में निहित हैं? राष्ट्रपति में। लेकिन अब देखो, लेकिन आर्टिकल 74 क्या कहता है? अब देखो आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 कहता है कि वो सभी मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। वो सभी शक्तियों का प्रयोग किसके अकॉर्डिंग करेगा? मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। ठीक है, कि आर्टिकल 74 राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। राष्ट्रपति अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग किसके सलाह पर करेगा? मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। और मंत्री परिषद का जो हेड होगा, जो मंत्री परिषद का हेड होता है, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब यहां नोट डाल लेंगे कि मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री होता है तो पीएम देश का वास्तविक प्रधान होगा। क्लियर? आर्टिकल 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53 कहता है कि कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां, संविधान की जितनी भी शक्तियां हैं, वो शक्तियां किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग करता है? मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल के अकॉर्डिंग करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल का जो हेड है वो कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो ओवरऑल अपन कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो क्या है? वास्तविक क्या है? प्रधान है। ठीक है, राष्ट्रपति सिर्फ क्या है? नाम मात्र का क्या रखा गया है? प्रधान रखा गया है। अब देखो इसमें और आगे क्या है कि आर्टिकल 75(3) में क्या कहा गया है? कि आर्टिकल 75(3) में कहा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, और एक नोट और डाल लेते हैं छोटा सा। तथा व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी। व्यक्तिगत रूप से पर्सनली तो किसके प्रति होगी? प्रेसिडेंट के प्रति होगी। और ज्वाइंट रूप से किसके प्रति होगी? लोकसभा के प्रति क्या रहेगी? रेस्पॉन्सिबल रहेगी। ठीक है, अब देखिएगा आगे 75(3) क्या कहता है? सामूहिक रूप से। आप देखो आर्टिकल 52 हो गया, 53 हो गया। अब देखो आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 कौन बताएगा? आर्टिकल 54 में क्या था भाई? रास में मनोनयन मंडल। क्या है? मनोनयन मंडल, मनोनयन मंडल, नॉमिनेशन कमीशन। ठीक है, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेंगे।
राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग जो है कि क्या लेने वाले हैं, भाग लेने वाले हैं। पिछली क्लास में भी अपन ने डिस्कस किया था, यहां भी अपन डिस्कस कर रहे हैं कि राष्ट्रपति के जो मनोनयन है उस मनोनयन में कौन कौन लोग क्या लेंगे, भाग लेंगे, मतलब राष्ट्रपति को वोट कौन करने वाला है। तो देखो राष्ट्रपति को वोट कौन करने वाला है कि सबसे पहले बात करें संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। दूसरा, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी निर्वाचित सदस्य। और कौन भाग लेंगे, दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी निर्वाचित सदस्य, ये लोग क्या लेंगे, भाग लेंगे। और कौन भाग नहीं लेगा, तो देखो भाग कौन नहीं लेगा, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कौन भाग नहीं लेंगे, तो देखो कौन भाग राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है, तो देखो इसमें है कि संसद के मनोनीत सदस्य, नॉमिनेट मेंबर्स, जो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं वो इसमें क्या नहीं लेंगे, भाग नहीं लेंगे। और दूसरा, विधानसभा के मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेंगे। और इसी प्रकार यहां दिल्ली प्लस पांडिचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य, ये लोग क्या नहीं लेंगे, भाग जो है कि नहीं लेंगे। अब आपको पता चला कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है और कौन भाग नहीं लेता है। क्लियर क्लियर, पता चला कौन भाग लेगा और कौन भाग नहीं लेगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे, एक बार यहां से आप इसका रोक करके आप इसको नोट्स के फॉर्म में बना सकते हो, रोक करके इसको लिख लेना। ठीक है, आर्टिकल 52 से अपन ने शुरू किया है तो इसको आप रोक करके लिख लेना। नेक्स्ट है 53 में आपने लिखा है। ठीक है, इस आर्टिकल के तहत ये क्या करेंगे, अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और शक्तियों का हेड कौन होगा। ठीक है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। नेक्स्ट है 54 लिख लेना। 54 में कौन भाग लेंगे और कौन भाग नहीं लेंगे। ठीक, अब देखिएगा नेक्स्ट, एक नोट और डालते हैं इसमें कि देखिएगा कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार को 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है, भाई की आवश्यकता होती है। और 15,000 रुपये जमानत राशि होती है। 15,000 रुपये जमानत राशि, मतलब देखिएगा कि अगर मुझे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, एक तो कोई कॉमन व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। क्यों नहीं लड़ सकता? क्योंकि उसे
जो उनका नॉमिनेशन कमीशन है, जो उनको लोग वोट देने वाले हैं, उसमें से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। मतलब 50 लोग तो उसका नाम आगे करें कि हाँ भाई इस व्यक्ति को हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़वाना चाहते हैं, और अन्य 50 उसका क्या कर दें, समर्थन कर दें। मतलब 100 एमएलए एमपीज की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ऐसा व्यक्ति ही क्या कर सकता है, राष्ट्रपति का जो है कि चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। और 15,000 रुपए की क्या होती है, उसमें जमानत राशि भी जमा करवानी होती है। क्लियर। तो ये क्या है, राष्ट्रपति की, ये मान लो आप कंडीशंस हैं, शर्तें मान सकते हैं आपको। ठीक है। आर्टिकल 52 में अपन ने पढ़ा कि राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में अपन ने पढ़ा कि ये संवैधानिक हेड होगा। आर्टिकल रासमा मनोनयन मंडल 54 में पढ़ा। अब बात करते हैं 55, निर्वाचन प्रक्रिया, इलेक्शन प्रोसेस। तो इलेक्शन प्रोसेस जो है कि क्या रहने वाली है, तो इलेक्शन प्रोसेस देखो क्या रहने वाली है कि इलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये अपन को मैंने बता ही दिया था कि कौन कौन इसमें भाग लेगा। ठीक है। अब देखो इनकी मतदान प्रणाली क्या होती है। आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 क्या कहता है कि आर्टिकल 55 कह रहा है कि इसकी जो मतदान प्रणाली है वो कैसी होगी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होगी। ठीक है। या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा, एसटीबी सिस्टम इसमें चलेगा। और ये कैसा रहेगा, पूरी तरह से सीक्रेट रहेगा। पूरी तरह से क्या रहने वाला है, सीक्रेट रहने वाला है। क्लियर। क्लियर। अब देखो इसमें क्या होगा इसमें क्या निकाला जाता है, एमएलए एमपीज की वोट वैल्यू जो है कि निकाली जाती है। अब वोट वैल्यू किस तरह से, इस तरह से क्या निकाली गई है, वोट वैल्यू जो है कि निकाली गई है। क्लियर। वोट वैल्यू का फॉर्मूला मैंने उस दिन भी आपको अच्छे से समझाया था, वापस से और मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि देखो वोट वैल्यू क्या होगी कि सबसे पहले बात करें एमएलए, एमएलए का मत मूल्य कैसे निकालेंगे, एमएलए का मत मूल्य कैसे निकालेंगे। तो देखो एमएलए का मत मूल्य, एमएलए का मत मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य गुणा 1000। ठीक है। इस तरीके से एक एमएलए की वोट वैल्यू निकाली जाएगी, चाहे वो राजस्थान का है चाहे वो यूपी का है। और ये जनसंख्या जो है 1971 के अनुसार होगी। अभी तो 1971 के अनुसार राजस्थान की क्या ली जाएगी, या किसी भी राज्य की क्या ली जाएगी, जनसंख्या की कैलकुलेशन ली जाएगी। ठीक है। वर्तमान में 200 है, तो मान लो लगभग 71 में 6-6.5 लाख राजस्थान की जनसंख्या हुआ करती, तो उस हिसाब से इसका क्या निकल जाएगा, वोट वैल्यू जो है कि निकल जाएगी। एमएलए की वोट वैल्यू है। ठीक है। अब एमपी की वोट वैल्यू करेंगे, तो एमपी का मत मूल्य, एमपी का मत मूल्य, तो देखो एमपी का मत मूल्य क्या है कि राज्य विधानसभा सदस्यों का वैध मत मूल्य, वैध मत मूल्य बटे संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। बैलेट वोट मतलब कई वोट खराब भी हो जाते हैं। मान लो राजस्थान के 200 लोगों ने वोट किया, तो एक आध वोट क्या हो जाता है, खराब भी हो जाता है, तो उसको इंक्लूड इसमें जो है कि नहीं करेंगे। ठीक है। अब देखो यहां कि 2022 में एक एमपी का मत मूल्य वोट वैल्यू 700 रही थी। कितनी रही थी, 700 रही थी। तो देखो एमपीज की वोट वैल्यू तो सेम हो जाती है, लेकिन एमएलएज की जो वोट वैल्यू है वो क्या रहेगी, डिफरेंट डिफरेंट रहने वाली है।
क्लियर? तो इस तरह से एक एमएलए की वोट वैल्यू निकालते हैं और उस तरह से एक एमपी की वोट वैल्यू निकालते हैं। क्लियर? तो सबसे ज्यादा जो वोट वैल्यू है, सर्वाधिक मत मूल्य वो कहां का होता है? यूपी का। और सबसे कम सिक्किम। सबसे कम किसका है? सिक्किम का रहता है भाई। सबसे ज्यादा वोट वैल्यू यूपी की आती है और सबसे कम जो वोट वैल्यू है वो कौन से राज्य की आती है? सिक्किम की सबसे कम क्या आती है? वोट वैल्यू जो है कि आती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो एक बार यहां तक आप इसको नोट डाउन कर लो। यहां तक लिख लिया था? लिख लो फटाफट फटाफट। नेक्स्ट, लिख ला? ये भी लिखो। नेक्स्ट, 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 ये लिख लेना है ना? एंड नेक्स्ट। ठीक है, इसको रोक रोक के लिख लेना। अब देखिएगा कि यहां तक अपन ने पढ़ा अब देखो कई बार क्या होता है, नोट डाल के लिख लेते हैं कि कई बार आती है द्वितीय वरीयता। द्वितीय वरीयता, ये द्वितीय वरीयता क्या होती है? जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि यहां लिखा हुआ था कि प्रथम वरीयता मतों की गणना। प्रथम वरीयता में मतों की गणना, प्रथम वरीयता में मतों की गणना से क्या मतलब है और द्वितीय वरीयता का क्या मतलब है? बिल्कुल अच्छे से सुनना, समझना और फिर उसको नोट डाउन कर लेना कि देखिएगा क्या है इसका मतलब। कि देखो कॉमन प्रोसेस है कि यहां इधर मैं समझाता हूं आपको कि ए, बी और सी ये तीन लोग क्या हैं? कैंडिडेट हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तीन लोग कैंडिडेट हैं, तीन लोग उम्मीदवार हैं। ठीक है, अब मुझे वोट करना है, मुझे वोट करना है।
राष्ट्रपति के लिए। अब क्या प्रोसेस अपनाऊंगा कि मैं इनको, मुझे 3 वोट देने का अधिकार होगा और वो 3 वोट मैं किस आधार से दूंगा, मेरी प्रायोरिटी के आधार से दूंगा। मतलब मैं चाहता हूं कि भाई बी क्या बन जाए, पहली प्रायोरिटी मेरी क्या है, बी, कि राष्ट्रपति कौन बनना चाहिए, बी। बी ना बने तो सी बन जाए और सी ना बने तो ए बन जाए। ये मैंने मेरी प्रायोरिटी लगा दी। आपको वोट देना है, आपने भी क्या कर दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 2 दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल फर्स्ट वरीयता का मतलब क्या है कि जिसने पहली प्रायोरिटी ज्यादा प्राप्त की है, जिसने पहली प्रायोरिटी ज्यादा प्राप्त की उसको सिंपल राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। मतलब इस यहां बी कौन बन गया, विजेता बन गया। लेकिन कई कंडीशनों में ऐसा हो जाता है कि 2 व्यक्तियों को कोई स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर पाया, 2 व्यक्तियों को पहली प्रायोरिटी बराबर में मिल गई। अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा कि मान लो ये सी ने जितने मिनिमम वोट प्राप्त किए उनको तो कर दिया जाएगा रद्द, उनको तो कर दिया जाएगा रद्द। अब जिसके जो मिनिमम जो वोट हैं उससे ऊपर जितनी भी इसने प्रायोरिटी प्राप्त की हैं उन प्रायोरिटीज को इन दोनों में क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा, इन दोनों में बांट दिया जाएगा। मान लो मेरे वोट की वैल्यू कितनी निकल करके आई, मान लो 500 निकल करके आई, यूपी के विधायक की 700 निकल करके आई, एमपी की 700 निकल करके आई, तो जो इसको एक्स्ट्रा वोट मिले हैं, मिनिमम से एक्स्ट्रा जो वोट मिले हैं उनको इनमें क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। और ये प्रक्रिया तब तक ही चलेगी जब तक किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हो जाता। तो उसे बोलते हैं द्वितीय वरीयता में बना हुआ राष्ट्रपति। उसको क्या बोलते हैं, द्वितीय वरीयता में बना हुआ राष्ट्रपति। ठीक है, जलाई मोच। ठीक है, अब देखो मैं यहां लिख देता हूं जिससे कि आप भी नोट कर पाओ कि प्रथम वरीयता में, प्रथम वरीयता में स्पष्ट बहुमत वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। लेकिन द्वितीय वरीयता में द्वितीय वरीयता में तीसरे या अन्य उम्मीदवार के न्यूनतम मतों को रद्द कर दिया जाता है और अन्य मतों को वितरित कर दिया जाता है, वितरित कर दिया जाता है जब तक किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिले। ठीक है, इसके जो वोटिंग है उसको क्या कर दिया जाएगा, वितरित कर दिया जाएगा। अगर ये ज्यादा है, डी भी है, तो उसके मतों को भी रद्द कर दिया जाएगा और इन दोनों के मतों को पहले वालों में क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा कि जब तक इनको क्या नहीं मिले, स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक यही प्रक्रिया क्या की जाएगी, अपनाई जाएगी। ठीक है, तो एक बार इसको भी आप क्या कर लो, नोट कर लो।
ठीक है, ठीक है। एक नोट और यहां, एक नोट और डाल लेंगे अपने यहां कि नोट, द्वितीय वरीयता में बीवी गिरी राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, जनरली तो पहली वरीयता में ही राष्ट्रपति बन जाते हैं, लेकिन एकमात्र राष्ट्रपति जो द्वितीय वरीयता में चुने गए उनका नाम क्या था? बीवी गिरी। बीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके लिए द्वितीय वरीयता अपनाई गई, मतलब पहली वरीयता में स्पष्ट क्या नहीं मिला? बहुमत नहीं मिला, तो द्वितीय वरीयता का प्रोसेस अपनाया गया और द्वितीय वरीयता में फिर कौन? बीवी गिरी को क्या बनाया गया? राष्ट्रपति बनाया गया। अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब देखिएगा आगे अब देखिएगा आगे नेक्स्ट कि यहां एक और नोट डालते हैं, बहुत अच्छे से सुनना कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित किसी भी विवाद को, किसी भी विवाद को, विवाद का फैसला, विवाद का फैसला सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय करता है। और इसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 71। जो भी राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कहीं कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी आई है तो उसका फैसला कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट उसका क्या करेगा? फैसला करेगा, याद रखना, ठीक है। अब देखो कि कौन इस विवाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो देखो कौन लेकर के जा सकता है, क्या इसकी कंडीशंस रहने वाली है कि देखिएगा कि निर्वाचन संबंधित विवाद को कोई भी उम्मीदवार या मनोनयन मंडल सदस्य सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं। अकेला भी ले जा सकता है और ग्रुप में भी ले जा सकता है। अब उसके लिए शर्तें क्या हैं कि या तो गलत तरीके से उम्मीदवार को विजेता बनाया गया, हो, पहली कंडीशन। दूसरा, निर्वाचन पत्र को गलत तरीके से भरा गया हो, गलत तरीके से भरा गया हो। क्लियर? अगर ये कंडीशंस हैं तो राष्ट्रपति के खिलाफ, राष्ट्रपति के निर्वाचन के खिलाफ क्या किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट में अपील कौन करेगा? या तो कोई मनोनयन मंडल का सदस्य होगा या फिर कोई उम्मीदवार होगा, वो सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को लेकर के जा सकता है। क्या कंडीशन रहने वाली है? या तो उसका निर्वाचन पत्र जो है वो गलत तरीके से भरा गया हो, या क्या किया गया हो कि उम्मीदवार की जो वोटिंग हुई है उसको गलत तरीके से उसको विजेता बना दिया गया हो। ठीक है, क्लियर? और देखो इसमें क्या कंडीशन है कि
यह विवाद चुनाव परिणाम के 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में ले जाना होगा। ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर आप लेकर के जा सकते हो। क्लियर? अब देखो, अगर निर्वाचन गलत हुआ है तो पद से हटना होगा। पद से हटना होगा, लेकिन इस दौरान किए हुए कार्य वैध होंगे। मान लो 30 दिन के अंदर अंदर राष्ट्रपति ने कोई काम किए हैं, कोई कानून पर हस्ताक्षर किए हैं और उसको 30 दिन बाद गलत ठहराया गया, मतलब उसका जो निर्वाचन है वो गलत तरीके से हुआ, ऐसा अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देता है तो इस 30 दिन के अंदर जितने भी काम राष्ट्रपति ने किए हैं वो वैलिड होंगे, उन पर कहीं कोई भी दिक्कत समस्या नहीं आवेगी। क्लियर? यहां तक आया समझ में कि नहीं आया? चलो यहां तक इसको आप क्या करो, एक बार नोट डाउन कर लो, फटाफट रोक करके इसको लिख लो। ठीक है, फटाफट। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिएगा, नेक्स्ट है कि 55 तक आ गए, रासमनी निर्वाचन मंडल तक। अब देखो पदावधि क्या है? आर्टिकल 56 पोस्ट ड्यूरेशन की बात करता है, कितना उसका टेन्योर होने वाला है। तो राष्ट्रपति का जो टेन्योर होने वाला है वो कितना होने वाला है? 5 वर्ष का कार्यकाल होने वाला है। ठीक है, 5 वर्ष तक एक राष्ट्रपति अपने पद पर क्या कर सकता है? काम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पुनर्निर्वाचन हो सकता है। यस, राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है। सुनना, इसमें थोड़ा सा मैं आपको नोट डाल देता हूं यहां। ठीक है, कि देखिएगा, संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को कितनी भी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, लेकिन परंपरा के अनुसार 2 बार ही राष्ट्रपति
बनाया जाता है, बनाया जाता है। सुनना, अगर क्वेश्चन आ जाए एक व्यक्ति को कितनी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, तो एक व्यक्ति को कितनी भी बार अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनाया जा सकता है, राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। लेकिन संविधान के अनुसार कितनी बार बनाया जा सकता है, संविधान के अनुसार तो कितनी भी बार बनाया जा सकता है। और नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए, दोनों दो तरीके से आ जाए कि संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को कितनी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है तो कितनी बार, या एक व्यक्ति को कितनी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है कितनी बार। लेकिन आ जाए ट्रेडिशन के अनुसार, परंपरा के अनुसार, तो परंपरा के अनुसार एक व्यक्ति को कितनी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बनाया जाता है, इससे ज्यादा उसे राष्ट्रपति नहीं बनाया जाता है। क्लियर, यहां तक आया समझ में? चलो ठीक है भाई। 5 साल का कार्यकाल होगा, पुनर्निर्वाचित हो सकता है। त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा, किसको देगा? त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देगा। अब ये जो त्यागपत्र है इसका मैं आपको बता देता हूं कि देखिएगा, यहां मैं इसको लिखता हूं कि आर्टिकल 56(1) या ए कह सकते हैं। आर्टिकल 56(a) क्या कहता है? आर्टिकल 56(a) कहता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को लिखित रूप में देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ठीक है, किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को दे देगा। आर्टिकल 56(1) क्या कहता है? 56(1) कहता है कि राष्ट्रपति जो है अपने त्यागपत्र किसको दे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा, वो भी रिटन रूप से हस्ताक्षर करते हुए देगा। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी क्या देगा? सूचना जो है कि देगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर? कहां तक हो गए? अपन ने फॉर्मूला लिखा हुआ था कि फॉर्मूला क्या था? बहुत अच्छे से आपको पता होगा, रास मनी पप्पू 52, 53, 54, 55, 56 पदावधि और 57 पुनर्निर्वाचन के योग्य। ठीक है, 57 तक हो गया। रासमणी पप्पू की योग्यता। अब देखो योग्यता क्या है। योग्यता 58 में और शर्तें 59 में। अब देखो योग्यताओं के बारे में आपको अच्छे से पता होगा कि योग्यताएं क्या थी, कि भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, भारत का नागरिक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए। और क्या होना चाहिए? लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, मतलब भारत की जो वोटिंग लिस्ट है उसमें कहीं ना कहीं उनका क्या होना चाहिए? नाम जो है कि होना चाहिए। और लाभ के पद पर धारण ना किया हो, मतलब किसी भी कोई लाभ के पद पर वो क्या नहीं हो, बैठा हुआ नहीं हो। मतलब जब वो राष्ट्रपति बनता है तो ये मान लिया जाता है कि ये व्यक्ति जो है आज तक जितने भी लाभ के पदों पर था या किसी भी पार्टी में था, उन सब से उसने क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, वो अब किसी भी लाभ के पद पर कार्य नहीं कर सकता। तो ये मोस्ट क्या होती है? योग्यता जो है कि होती है। ठीक है, ये राष्ट्रपति की क्या है? योग्यता है। अब मैं बात करूं कंडीशंस की, कि देखो कंडीशन क्या है? कंडीशन शर्तें मैंने आपको बताई थी कि शर्तें क्या होनी चाहिए? 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए और 50 क्या होने चाहिए? अनुमोदक होने चाहिए और 15,000 रुपये की जमानत होनी चाहिए।
जमानत राशि होनी चाहिए, और ये जमानत राशि जब्त भी हो जाती है भाई, जमानत जब्त। अगर वैध मतों का 6% प्राप्त नहीं होता है, अगर जितनी वैलिड वोट पड़ी हैं और अगर उन वैलिड वोटों का 6% जो कैंडिडेट प्राप्त नहीं कर पाया है, तो उसकी क्या हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी। उसकी 15,000 रुपए की जो राशि है वो क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी, उसको फिर वो वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एक बार यहां तक आप इसको और नोट डाउन कर लेना अच्छे से। मैं आपको बता देता हूं कहां तक लिख लिया था अपन ने, ये यहां तक लिख लिया था, अब इसको यहां लिखो फटाफट। नेक्स्ट, लिखा, वेरी गुड। नेक्स्ट, योग्यता शर्तें। ठीक है, आप देखिएगा नेक्स्ट है अपना आर्टिकल 60, और आर्टिकल 60 में क्या है, ऑथ, शपथ। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि राष्ट्रपति को ऑथ कौन दिलाता है। तो देखो, राष्ट्रपति को सीजीआई, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, शपथ दिलाते हैं। ठीक है, कौन शपथ दिलाते हैं, सीजीआई शपथ दिलाते हैं। अगर सीजीआई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति को ऑथ शपथ कौन दिलाते हैं, आर्टिकल 60 के अनुसार सीजीआई। अगर किसी कारणवश भारत में सीजीआई नहीं है तो उस कंडीशन में जो न्यायाधीश हैं उनमें से जो सबसे वरिष्ठ होगा, सीनियर जो जज होगा, वो सीनियर जज जो है कि राष्ट्रपति को क्या दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे। क्लियर। तो आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक आपने बहुत अच्छे से समझा। कहीं कोई दिक्कत समस्या हो तो जरूर बताना। क्लियर क्लियर, लिख लो इसको भी एक बार। ठीक है ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट आर्टिकल 61 से। आर्टिकल 61 में इंपीचमेंट प्रोसेस है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।